इस लेक्चर में हम लोग को मेन कैपिलरिटी पढ़ना है। कैपिलरिटी पढ़ने के पहले हमें कुछ टर्म्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। वो टर्म्स क्या हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा। सबसे पहले हम लोग दो फोर्सेस की बात करेंगे। एक फोर्स इसमें से है कोहेसिव फोर्स एंड सेकंड वन इज़ एडहेसिव फोर्स, जिसका आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। वन इज़ कोहेसिव फोर्स एंड सेकंड वन इज़ एडहेसिव फोर्स। सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है कोहेसिव फोर्स। सुमित, बात समझ में आ रही? सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है कोहेसिव फोर्स एंड डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है एडहेसिव फोर्स। ये बात क्लियर हो गई? अब अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये बॉटल लिया। अब इस बॉटल में एक लिक्विड फिल है, तो लिक्विड एक मटेरियल हुआ और दूसरा मटेरियल हो गया ये ग्लास का बॉटल। अब जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल के बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा और साथ ही साथ इस लिक्विड के मॉलिक्यूल और इस ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स होगा एडहेसिव फोर्स और वो जो पहले वाला बताया सेम लिक्विड के बीच में वो कोहेसिव होगा। अब इसमें तीन कंडीशंस आती हैं, वो तीन कंडीशन ध्यान दीजिए। फर्स्ट कंडीशन अगर है, फर्स्ट कंडीशन इज एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। ऐसी कंडीशन कि जब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो कोहेसिव फोर्स कम हो। इसका मतलब अगर मैं ग्लास और वाटर की बात करूं तो वाटर और ग्लास के बीच में लगने वाला जो सरफेस पे फोर्स है वो क्या लग रहा हो, वो ज़्यादा लग रहा होगा। क्लियर? और जो लिक्विड और लिक्विड के बीच में जो फोर्स लगने वाला वो क्या होगा, कम लग रहा होगा। इस कंडीशन में जो शेप बनता है, वो जो मेनिस्कस जो बनता है वो बनता है कॉनकेव, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये पूरा का पूरा लिक्विड फिल है, यानी कि वाटर, ये इसके साथ जो फोर्स है वो ज़्यादा है, यानी ये क्या करेगा, इसको भिगा देगा, वेट कर देगा। और इस कंडीशन में जो सरफेस बनेगा, ऊपर का सरफेस, उसका जो शेप आएगा वो आ जाएगा कॉनकेव। क्या आ गया? कॉनकेव। इस कंडीशन में सेकंड कंडीशन देखते हैं। हमारे पास दूसरा सेकंड कंडीशन है व्हेन कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। यानी कि जो आपस में लगने वाला फोर्स है सेम मॉलिक्यूल के बीच में वो ज़्यादा है और डिफरेंट वाले से कम है। तो ये कब कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है व्हेन वी यूज़ मरकरी एज ए लिक्विड एंड यूज़ ग्लास। जो वेसल ले रहे हैं वो ग्लास का ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो सेकंड लिया है वो है ग्लास का वेसल और इसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया मरकरी। तो मरकरी के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में लगने वाला कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसलिए क्या करेगा, ये साइड में इसको वेट नहीं करेगा, भिगाएगा नहीं। तो इस कंडीशन में जो शेप बनेगा ऊपर का ओपन सरफेस वो कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स। क्लियर? एक कंडीशन तीसरी आ सकती है हमारे पास, व्हेन कोहेसिव फोर्स इज इक्वल टू एडहेसिव फोर्स। उस वक्त क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है? व्हेन हम एक प्योर वाटर को फिल करें, किसमें, वेसल ले लिया हमने, सिल्वर वेसल, उस वक्त ये कंडीशन आती है कि प्लेन सरफेस बनता है। अब यहाँ से एंगल को डिफाइन करना है, ये तो समझ में आ गया होगा। एंगल डिफाइन करते हैं। एंगल क्या होता है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड। यानी जो लिक्विड का सरफेस है उस पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो लिक्विड का सरफेस ये रहा, इस पर अगर टेंजेंट आप ड्रॉ कर देंगे तो ये रहा टेंजेंट, ये लाइन टेंजेंट है। लेकिन एंगल तो दो बन सकते हैं ना, एक तो एंगल ये आ सकता है और दूसरा एंगल ये हो सकता है, क्योंकि कह रहा है ना टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड सरफेस। जो सॉलिड सरफेस है उससे इस टेंजेंट का एंगल, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, इनसाइड द लिक्विड, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी जो एंगल मेज़र किया जाएगा वो लिक्विड के अंदर वाले मेज़र किया जाएगा। तो कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा थीटा।
तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा कहलाएगा? ये एंगल। अब अगर इसमें बात की जाए इस केस में, है ना, कि जब कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, यानी कि मरकरी फील्ड है और ग्लास के उसमें, तो यहाँ पर टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से होगा, और एंगल ये ऊपर नहीं मेजर करना है बल्कि लिक्विड के अंदर वाला, तो ये थीटा होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और ऐसे ही जब हम इसमें मेजर करेंगे तो क्या होगा? ये एंगल हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर। जब वाटर और ग्लास फिल करते हैं तो एंगल कौन सा बनता है? वो बनता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बनता है क्योंकि 90 से कम है। इसमें क्या बनेगा? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, सुमित बड़ी हंसी आ रही है आज, क्या बात है? अच्छा, इसकी वैल्यू भी आती है। ये वैल्यू जो आती है ना ग्लास और वाटर के लिए, ग्लास और वाटर के लिए ये आता है करीब 8 डिग्री के आसपास। वाटर और ग्लास के बीच में कहा जाता है, हाँ 8 डिग्री। इसमें जो एक्यूट एंगल आता है वो कहते हैं 8 डिग्री के आसपास, और इसमें जो ऑब्ट्यूस एंगल आता है वो आता है 138 डिग्री। 135 भी आता है कभी कभी, किसी बुक में दिया होगा, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो 138 है, और यहाँ पर होता है वो 90 डिग्री। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा, है ना, कि किस केस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि किस केस में कौन सा एंगल बनेगा, किस टाइप का सरफेस बनेगा, एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा, और साथ ही साथ एंगल हमें कहाँ से मेज़र करना है। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद कैपिलरी पे आ जाते हैं सीधे। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जिसको हमें पढ़ना है इसमें, जिसके लिए हमने बाकी वो तैयारी की है ना, कि वो छोटे छोटे टॉपिक बारे में हमने पढ़ा। तो मेन क्या है? कैपिलरिटी। पहली बात तो कैपिलरी जो होता है एक डिवाइस होता है ना, एक ट्यूब होता है, बहुत पतली ट्यूब, बहुत, जिसका कि डायमीटर जो होता है बहुत कम होता है। तो जब हम किसी लिक्विड में उसको डिप करते हैं तो देखते हैं कि बाहर के सरफेस पर जो लिक्विड का लेवल है और उस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का लेवल है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। कि ट्यूब में लगता है कि थोड़ा सा लिक्विड ऊपर चढ़ चुका है ना, अपने आप, बिना हमें कोई यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए या एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किए हुए। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक पतली ट्यूब है और यहाँ पर ये वाटर फील्ड है और कोई लिक्विड फील्ड है, और इसमें क्या है, ये लिक्विड इसमें यहाँ तक पूरा चढ़ गया है, आगे बढ़ चुका है। देखा जाए तो इसका लिक्विड का जो लेयर, इसमें लेवल जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं होता है ना, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर, वो हम लोग फाइंड भी करेंगे अभी। तो अब दूसरी बात ये है कि ये जो लिक्विड लिया हमने, इसमें एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स लिया हुआ है। इसकी हेल्प से हम कुछ फाइंड करने वाले हैं। तो ऊपर सरफेस जो बनेगा वो कॉनकेव सरफेस बनेगा, है ना। इस कॉनकेव सरफेस को मैंने जूम आउट किया, जूम किया, तो जूम करने के बाद ये रहा कॉनकेव सरफेस। इस कॉनकेव सरफेस को अगर मैं कंप्लीट करूं तो एक सर्किल बन जाएगा। अब मैंने एक चीज़ पढ़ाया था, एक्सेस प्रेशर इन ए बबल, लिक्विड बबल या लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर पढ़ाया था ना, 2 सिग्मा अपॉन आर, यह था P = 2 T सिग्मा अपॉन आर, उसी का यूज़ करना है बस, सिंपल। अब हमने इसको देखिए सर्किल बना दिया। तो यहाँ पर भाई जब जब ये बबल हो जाएगा पूरा एक, तो इसमें एक्सेस प्रेशर होगा। हम उस एक्सेस प्रेशर की वैल्यू लिखेंगे, एक्सेस प्रेशर P = 2 सिग्मा अपॉन रेडियस कितना है, कैपिटल R। क्लियर? ये तो सिंपल सी बात है जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, है ना। बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, इधर से डायरेक्शन ड्रॉ किया, इधर से ड्रॉ किया, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे फॉर्मूला लिखिए, P = 2 सिग्मा अपॉन R, जबकि इसको हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, हमें डायरेक्ट वहाँ से यूज़ करना बस उसे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ट्यूब लिया है ना, इस ट्यूब में अगर इसके एक्सिस ये हो, ये रहा उसका एक्सिस, तो इसका कुछ रेडियस भी तो होगा। देखिए ये रहा ट्यूब मान लीजिए, तो इस ट्यूब को सामने से करो तो क्या सर्किल है, इस सर्किल का कुछ रेडियस भी होगा। ये रहा ट्यूब, ट्यूब ऊपर से आप देख रहे हैं, तो ये रहा सर्किल, तो यानी इसका जो रेडियस होगा वो इस तरीके से होगा, स्मॉल r बना दिया हमने। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? आप फिर से समझिए, ये रहा ट्यूब,
ट्यूब के ऊपर से देखेंगे तो सर्किल होगा, सर्किल का स्मॉल रेडियस आर, स्मॉल रेडियस आर ले लिया। ये जो कैपिटल आर है ना, वो तो इस कॉनकेव का है, कॉनकेव जो बना था वो जो सर्किल बनाता था उसका कैपिटल आर है। यहाँ से देखिए ये तो एंगल थीटा है, तो इस एंगल को भी आप थीटा कहेंगे, और इसमें अगर हम कॉस थीटा लगाएं, कॉस थीटा, तो एक ट्रायंगल बनाना, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हो गया स्मॉल आर, हाइपोटेन्यूस है कैपिटल आर। यहाँ से देखिए कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। सिंपल सी बात एकदम, कोई डाउट नहीं हुआ होगा भाई, एक ट्रायंगल है, थीटा है, कॉस थीटा लगाया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। इसको उठाइए यहाँ पर रख दीजिए, तो P इज इक्वल टू, यहाँ रख देते हैं 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू है स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक, अब ये जो प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है, प्रेशर को दूसरी तरीके से भी तो कैलकुलेट किया जा सकता है। याद करिए जब फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था कोई वर्टिकल कॉलम है उसकी वजह से भी एक प्रेशर बनता है, वो होता है रो जी एच, है ना। जैसे आप लिक्विड के अंदर हैं तो आपके ऊपर जो पानी है वो वाटर आपके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, उसकी वैल्यू होती है रो जी एच। तो यहाँ पर इस प्रेशर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या हो सकता है भाई, P इज इक्वल टू रो जी एच, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, रो जी एच इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर फाइंड करना है H की वैल्यू कि कैपिलरिटी में कितना हाइट तक लिक्विड चल रहा। तो H यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन, ये आ जाएगा रो जी आर। अब इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आखिर ये H किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा, किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं R। ये R क्या था, जो ट्यूब लेते हैं कैपिलरिटी उसका रेडियस, ये R जितना ज़्यादा कम होगा इसका मतलब ये उतना ही पतला होगा, नैरो होगा। तो R कम होने पर H की वैल्यू ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना ज़्यादा पतला हम R लेंगे, ट्यूब लेंगे, उतना ही हाइट तक उसमें लिक्विड चढ़ जाएगा। जैसे कि हम इंक वाला पेन लेते हैं, निब लेते हैं ना, तो क्या करते हैं उसमें देखिए बीच में क्रॉस कटा होता है पतला सा, तो क्या लगा जैसे ही वहाँ लिक्विड लगाया ऊपर चले जाता है, ऊपर कैपिलरिटी। पौधे जो होते हैं उसमें वाटर नीचे से ऊपर कैसे चढ़ता है, कैपिलरिटी की वजह से। हमें नहा करके पानी सुखाना है तो हम क्या करते हैं, टॉवेल लेते हैं। टॉवेल में क्या होते हैं, ऐसे लेते हैं जिसमें छोटे छोटे पोर्स हों, ताकि वाटर लगते ही क्या होता है, पोर्स के अंदर वाटर चला जाता है ना, कैपिलरिटी है वो। तो ये आर पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, देखा जाए तो रो, तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी अगर लिक्विड गाढ़ा होगा, डेंस होगा, तो क्या होगा, H उतना ही कम होगा। और लिक्विड अगर पतला हुआ, डेंसिटी कम हुई, तो कैपिलरिटी में ऊपर तक चढ़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आप मोबिल ऑयल ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, तो कैपिलरिटी में हाइट किसकी ज़्यादा जाएगी, वाटर की, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है मोबिल ऑयल से। ठीक है, तो डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा इसमें फैक्टर दिख रहा है हमें, वो है सिग्मा, सरफेस टेंशन। तो जिसका सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा उसमें कैपिलरिटी का प्रॉपर्टीज पाएंगे, यानी लिक्विड उतना ही हाइट पे चढ़ेगा। क्लियर। तो ये 3 फैक्टर हैं, ये तीनों ध्यान से देखिए, ये हमेशा पूछे जाते हैं, है ना, कि H किन चीज़ों पे वेरी करता है। MCQ में ये क्वेश्चन 100% बनते हैं, और बाकी इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल करते हैं डायरेक्ट हम लोग। चलिए, तो एक इजी न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पर, है ना। कैलकुलेट द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1.5 मिलीमीटर डायमीटर। यानी ये हमारा कैपिलरी ट्यूब हुआ, तो ये जो सर्किल बना, सॉरी, इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर आपको गिवन है, और यानी कि स्मॉल r की वैल्यू वो है 1.5 मिलीमीटर,
सॉरी डी दिया हुआ है। और सरफेस टेंशन सिग्मा की वैल्यू है 7.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। हाइट पूछ रहा है, एच की वैल्यू, तो फॉर्मूला हमारे पास एच का क्या है भाई, क्या होता है फॉर्मूला, 2 सिग्मा कॉस थीटा रो जी आर, है ना। तो यहाँ से 2 इंटू सिग्मा 7.4 इंटू 10⁻³ कॉस थीटा। यहाँ पर एक्यूट एंगल होगा क्योंकि वाटर और ग्लास यूज़ किया गया है, लेकिन एक बात चीज़ ये है कि उसने उसमें दिया नहीं हुआ है ना, वाटर में यूज़ कर रहे हैं तो ये थीटा दिया नहीं हुआ, तो हम थीटा को क्या करते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं इस केस में, थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये कॉस 0 हो गया। अपन रो वाटर की डेंसिटी 10⁻³ kg/m³ इंटू जी 9.8 इंटू स्मॉल आर, यहाँ डी गिवन है, आप आर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5/2, 0.75 मिलीमीटर है, ये हो जाएगा 0.75 इंटू 10⁻³ मीटर, यहाँ रख दीजिए 0.75 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी ये तो कैंसिल हो गया पूरा सीधे सीधे, cos 0 को वैल्यू 1 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये उसके आसपास आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग सॉल्व करके एक बार, चलिए सॉल्व कर देते थोड़ा सा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 एंड 14, 14.8 इंटू 10⁻³ नीचे मल्टीप्लाई करना होगा 9.8 इंटू 0.75 से, सॉल्व करिए आपको आंसर ये मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ना, हाँ वो आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा उसके आसपास। चलो एक और इजी न्यूमेरिकली है, थोड़ा सा बस फॉर्मूले में दूसरी चीज़ फाइंड करनी है। ए लिक्विड राइज टू ए हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, यानी एच गिवन है 7 सेंटीमीटर इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर, तो आर इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज, यानी रो की वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻³ kg/m³। इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ द ट्यूब इज, यानी थीटा 0। कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जी आपको गिवन है 10। आइए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एच की वैल्यू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, हमें फाइंड करना है सिग्मा, तो यहाँ सिग्मा हो जाएगा एच जी रो आर अपॉन 2 कॉस थीटा, सही है। एच की वैल्यू हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 इंटू 10⁻² इंटू जी 9.8, सॉरी यहाँ तो 10 गिवन है ना, 10 रो डेंसिटी, इसका यूनिट सही है kg/m³ में है, तो 0.8 इंटू 10⁻³ और आर दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर ना। अच्छा 0.1 को पॉइंट और की तरफ खिंचा दो तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे 10⁻⁴, पॉइंट उधर खिसकाओगे तो पावर में माइनस बढ़ जाएगा, अपॉन 2 इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं भाई, 2 से 10, नहीं 10 को ना काटो, ये तो आप आसानी से कट ही जाएगा, 2 से काटो यहाँ पर 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 7 22.8 आएगा, इंटू 10⁻², 10⁻⁴, -6 हो गया, और यहाँ बचेगा 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 10⁻²। आ तो गया एकदम सही आंसर। आप लोग कैसे करें, नहीं आ रहा, यही आ रहा ना एग्जैक्ट। इसके बाद देखो अच्छा न्यूमेरिकल लिख देते हैं आपको। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा होती है ना। कह रहे वाटर राइजेज अप इन ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब अप टू ए हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर वाइल मर्करी फॉल्स डाउन बाई 3.4 सेंटीमीटर इन द सेम कैपिलरी। एक ही कैपिलरी है लेकिन अलग अलग लिक्विड रख करके उसने चेक किया है कि किस में हाइट इंक्रीज़ हो रही है और किसी में हाइट डिक्रीज़ हो रही। तो हम दोनों का डाटा क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। मान लीजिए मैं इधर डाटा लिख रहा हूँ वाटर के लिए
और इधर लिख रहा हूँ मरकरी के लिए। अब अगर इसमें H की बात कर रहा है वाटर में, तो वो अप हो रहा है, देखिए ना, राइजेज अप। तो यानी H इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉल्स डाउन, मरकरी लगा रहे तो उस वक्त जो H की वैल्यू है -3.4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये डिप कर रहा। इसको हम लिख सकते हैं -3.4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एज्यूम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर वाटर ग्लास एंड मरकरी ग्लास इज 0 and 135, यानी थीटा 0, थीटा 135। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एंड वाटर। ठीक है, बाकी cos 135 की वैल्यू गिवन है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद सबसे पहले आप सिग्मा का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो H का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, क्या होता है, 2 सिग्मा cos थीटा रो जी आर। सिग्मा का फॉर्मूला बन जाएगा H रो जी आर अपॉन 2 cos थीटा। अब ये जो सिग्मा है, ये दो अलग अलग के लिए फाइंड करना है ताकि हम रेशियो फाइंड कर सकें। चलो इसके लिए एक बार कर देते हैं सिग्मा W, यानी वाटर के लिए। तो इसके लिए H की वैल्यू रखेंगे। H इसमें कितना है, 9 इंटू, नहीं एक काम करो, वैल्यू ना रखो, क्या इसके लिए H अलग होगा दोनों में, हाँ H अलग होगा, H1 कर देते हैं। उसके साथ साथ क्या रो अलग होगा, रो भी अलग होगा, रो 1 कर दिया। G दोनों में सेम होगा तो ऐसे सेम रहने देते हैं। कैपिलरी ट्यूब सेम है तो R भी क्या होगा, सेम होगा, अपॉन 2 cos थीटा 1 कर देते हैं। इसको थीटा 1 कह देते हैं, इसे थीटा 2 कह देते हैं। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब ऐसे ही सिग्मा मरकरी के लिए लिख सकते हैं। उसके लिए H अलग होगा, रो अलग होगा, G सेम होगा, R सेम होगा, और 2 cos थीटा 2, ऑप्शन इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। इक्वेशन हमें क्या करना है, रेशियो किस में फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एंड वाटर, यानी मरकरी ऊपर वाटर नीचे, रेशियो से फाइंड करना है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, मरकरी वाले में वाटर से डिवाइड करना चाहिए, यानी हमें डिवाइड करना चाहिए 2 में 1 से। तो यहाँ पर 2 सिग्मा m आ जाएगा अपॉन सिग्मा W। इसकी वैल्यू कितना है, H2 रो 2 जी आर अपॉन 2 cos थीटा 2 अपॉन H1 सिग्मा 1 जी आर अपॉन 2 cos थीटा 1। ये क्रॉस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा H2 रो 2 जी आर अपॉन 2 cos थीटा 2 इंटू 2 cos थीटा 1 अपॉन H रो जी आर। ये है 1 1, ये कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, जी आर और जी आर कैंसिल। तो यहाँ से सिग्मा m अपॉन सिग्मा W, ये आ गया H2 रो 2 cos थीटा 1 अपॉन H1 रो 1 cos थीटा 2। वैल्यू रख देते हैं। H2 की वैल्यू यानी मरकरी के लिए वह है -3.14 इंटू 10⁻⁻2 इंटू रो 2, डेंसिटी ऑफ मरकरी है ना, कितना होता है 13.3 इंटू cos थीटा 1, ये थीटा 1 इसके लिए है cos 0, तो cos 0 लिख देते हैं, सीधे सीधे 1 लिख देते हैं यहाँ पर, अपॉन H1 यानी हाइट ऑफ वाटर में कितना भाई 9 इंटू 10⁻⁻2, और रो 1 यानी वाटर का डेंसिटी 10⁻3, और cos थीटा 2 यानी cos 135 दिया हुआ है -0.71। अब देखिए यहाँ एक माइनस लगा हुआ है, यहाँ एक माइनस है, तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, है ना। और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 7.2, ये आएगा 7.2 का मतलब होता है नीचे 1 होना, इसको हम लिख सकते हैं 7.2:1, ये आंसर आ गया।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल में ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कैपिलरिटी हो गया। आप लोग आगे क्वेश्चन लगाइए, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा इसमें आगे।